हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनेवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट और हिंदी में बात करें तो शरीर में गति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बॉडी मूवमेंट, मतलब नाम आपको दिखा रहा है कि हमारे शरीर में होने वाले जो मूवमेंट्स है, मतलब यहाँ से वहाँ होना हमारे शरीर में, शरीर का और विभिन्न जो पार्ट्स हैं तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस ऑन बॉडी, मतलब ऐसे बैठना है और अपनी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं उसके बारे में हमें देखना है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज, मतलब आपने देखा होगा कि अब आईज को झपका रहे हैं। टाइम टू टाइम ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, और जब हम कई बार सांस लेते हैं तब हमें हमारे शरीर में जो वो मूवमेंट होते हैं वो भी देखना है। There are so many movements that happens in our bodies, और अलग प्रकार के मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। When you are writing in your notebook, which part of your body are moving, मतलब जो आप बॉडी में आप जो लिख रहे हैं नोटबुक में, तब आपके बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। बेसिकली हम लिखते हैं तो जब हमेशा हाथ हमारा हिल रहा रहता है और कई बार हम देख रहे रहते हैं यहाँ से वहाँ। Or when you turn and look at your friends, and different part of your body moves while you remain at the same place. In these example, you also move from one place to another. Okay, कई बार हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी जाते हैं अपने दोस्त को देखने के लिए। You also move from one place to another, मतलब हम अपने दोस्त से मिलने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। Different parts of your body moves while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home, or to the school compound, go to the home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. मतलब हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जिसमें हमारे शरीर का मूवमेंट होता है। Let us see how animal move from place to place by filling up table 1.1 after discussing with your friends and teachers। और हम एनिमल्स के बारे में बात कर सकते हैं वो कैसे मूव करते हैं। यहाँ पर काऊ दी गई है, लेग्स के द्वारा वॉक चलती हुई जाती है, कई बार दौड़ने भी लगती है। और एक स्नेक होल बॉडी स्लिथर्स कैसे मूव करता है, सांप आपने देखा होगा। Walk, run, fly, jump, creep, crawl, and slither and swim. These are the only a few ways in which animal move from one place to another। और एक कुछ पेज दी गई हैं जिसके द्वारा एनिमल्स मूव करते हैं। Why are there so many difference in the way that animals move from place to place, मतलब जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ऐसा क्यों रहता है कि सभी अलग अलग तरह से मूव करते हैं। Why is it that many animals walk while a snake slithers and crawl and a fish swims? और पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों रहता है कि जो एनिमल्स है कुछ वो पैदल चलते हैं, स्नेक्स ऐसे लहरा के चलता है, रेंगता है, और जो फिश है वो स्विम करती है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। Now we come to हिंदी। शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है।
उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इसमें बता रहे हैं कि अलग अलग तरह से भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अनेक चीजों का उपयोग करते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके इस सारणी को भरना है। आप जैसे गाय पैरों से चलती हुई जाती है, सांप पूरे शरीर से रेंगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं? जैसे चलने में, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जीव जंतु इसका उपयोग करते हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? और हमें इस सब के बारे में आगे अभी पढ़ना है कि सांप रेंगता क्यों है, मछली तैरती क्यों है। और भी आप चाहें तो बहुत सारे जानवरों को आपने देखा होगा जो तैरते हैं, मतलब पानी में रहने वाले तैरते हैं, जमीन पे रहने वाले, और अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। फिर हम हिंदी में इंग्लिश से आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मतलब हमें अब ह्यूमन बॉडी के और उसके मूवमेंट्स के बारे में पता करना है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर own movements to begin with before looking at all these varieties of movements in animals। मतलब पहले हमारे शरीर में देख लेना है मूवमेंट, उसके बाद एनिमल्स का मूवमेंट देखना है। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम कैसे हाथ पांव को मूव करते हैं वो हमें पता करना है। लेट अस ट्राई many movements our body is capable of, मतलब और हमें ऐसे मूवमेंट करना है जो हमारी बॉडी कर सकती है। बॉल an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your legs at the hip. Bend your arms at the elbow and leg at the knee. Stretch your arm sidewise, bend your arm to the touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? मतलब ये समय हमें करना है, कई बार बैठ के देख लेना है, जब हमें बॉल फेंक के भी देखना है, हमारे हाथ का मूवमेंट करना है, उसके बाद स्ट्रेच करना है दोनों हाथों को, पैर को, सभी को, जहां जहां आप मूव कर सकते हैं वो सब मूव करके देखना है। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन द टेबल। और हमें इन सभी में मूवमेंट करना है। ये सभी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, ये सभी का मूवमेंट हमें देखना है। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction? Why we are unable to move some part at all? मतलब जैसे कुछ पार्ट ऐसे देखेंगे आप जिसको आप एक तरह मूव कर पाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे देखेंगे जो चारों तरफ मूव कर पाएंगे, और कुछ दो तरफ मूव कर पाएंगे। ऐसे अलग अलग पार्ट आप देखेंगे। अभी एक्टिविटी हमें करना है। Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friend to elbow in center and ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend the elbow. Are you able to do it? अब हम इसको एल्बो को मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बंधा हुआ है। Can you bend your arm now? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है।
Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. मतलब जहाँ पे दो बॉडी के पार्ट जुड़े होते हैं ऐसी जगह और जहाँ रोटेशन भी होता है उस जगह को हम बोलते हैं जॉइंट्स। जैसे शोल्डर का जॉइंट हो गया, गर्दन का जॉइंट हो गया, एल्बो का जॉइंट हो गया, ये सभी जॉइंट्स के रूप में आते हैं और इसको हम आगे पढ़ेंगे। Can you name more such joint? If our body has no joint, do you think it would be possible for us to move in any way at all? What exactly joint? और हमें पूछ रहे हैं कि आखिर जॉइंट क्या होते हैं, वो हमें बात करना है। Press your fingers against the top of your head and face, neck, nose, ear, back of your shoulder, head and leg including the finger at two. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structures are the bones. और हमें जब हमें सब जगह अपनी बॉडी में अंदर ऐसे देखेंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे एक हार्ड कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोन्स। बोन्स कैनॉट बी बेंट, सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो? मतलब जब यदि बोन्स मुड़ती नहीं है तो हम अपने जो कोहनी है या घुटने हैं उनको हम कैसे बेंट करते हैं? इट इज नॉट वन लॉक बोन फ्रॉम द अपर आर्म्स टू अवर रिस्ट, इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। Similarly, there are many bones present in each part of our body. We can bend or move our body only at those points from bones meet where move. मतलब हम बस बॉडी को वहां से मूवमेंट कर सकते हैं जहां पे दो पार्ट जॉइंट्स हैं, दो बोन्स जॉइंट हुई हैं। Where there are different types of joint in our body to help us carry out different movement and activities, let us learn about them. और हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। हम हिंदी में बात कर लेते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियां जंतुओं की विविध गतियों का ध्यान से देने पर पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार की गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने का योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपने हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। आपकी भुजा को कोहनी के ऊपर से नीचे कीजिए। इसकी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों को छुइए। और इसमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी दिखा रहे हैं, आप सब चाहें तो घर पे ट्राई कर सकते हैं और इसमें देखना है कि कैसा मूवमेंट होता है। अपने शरीर के विभिन्न हिस्से में गति करने का प्रयास कीजिए और सभी को नोट करना है। यहाँ पर गर्दन, कलाई, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, ये सब कैसे मूवमेंट होता है वो आपको रिकॉर्ड करना है। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भाग को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? अब वो पूछ रहे हैं कि आप जब ये एक्टिविटी ये जो दी हुई है ये सब आप करेंगे घर पे, तब आप देखना कि कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिनको आप पूरी चारों तरफ घुमा पाएंगे, कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिनको आप दो तरफ बस घुमा पाएंगे, कुछ भाग मतलब एक तरफ घुमा पाएंगे। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर पाते हैं?
एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य से रहे, मतलब ये सेंटर में रहे ऐसा। ये आपकी कोहनी हो गई, यहाँ पर सेंटर में रहे ऐसा। आपको घर पे चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं और ऐसा बांध के देखें। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक हाथ साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। हिंदी में बात करें इसे हम कहते हैं संधि, इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट्स। यदि आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन, इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। सो हम पढ़ रहे थे संधि के बारे में। तो यहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा या गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के लिए बता सकते हैं? इन्हें स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार से क्या हमारे शरीर के किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो यदि मतलब जॉइंट्स नहीं रहते तो क्या जो हम हैं मूवमेंट कर पाते या नहीं कर पाते, ऐसा पूछ रहे हैं। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तुएं परस्पर बांधती हैं? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली और पादंगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु से दबा रही थी? जब आप दबा के देखेंगे अपने हाथों को इधर अंदर और हाथ कहीं भी, तब आप देखेंगे कि कुछ कठोर चीजें हैं। जो इन कठोर संरचनाओं को हम अस्थियां कहते हैं। हम अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? हाथ के ऊपर हिस्से में से लेकर हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में उनके अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां से अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियां एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं और जो अलग अलग प्रकार की संधियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंग्लिश में बात करते हैं। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स नाम से आ रहा है, जहाँ पे एक बॉल हो और एक सॉकेट बना, मतलब ऐसा बॉल जैसा, और यहाँ पे जो सॉकेट हो गया, यहाँ पर ये बॉल जुड़ जाती है और यहाँ से ये एक हिस्सा। देन वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। ये ऐसे आपको से बनाना है, का चाहे तो कर सकते हैं। Make a small hole in the old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it as shown in the figure. And you can also stick a cylinder on the ball. Put all the ball in a small ball. Does the ball rotate freely inside the ball? और आप देखेंगे कि ऐसे आराम से रोटेट कर रहा है। And does the paper cylinder also rotate? और क्या ये पेपर भी also रोटेट कर रहा है? ये बॉल ले ली और इसमें ऐसे डाल के आप देख सकते हैं। Now imagine that the paper cylinder is your arm। मतलब आप देख लें कि ये आपका आर्म हो गया, मतलब जो आपका कंधा हो गया वो। The ball is like the part of shoulder to which your arm is joined. The rounded end of the bone is into the cavity of the other bone। मतलब ये एक जो कैविटी बन गई यहाँ पर, ये बोन जुड़ी हुई है।
सच जॉइंट्स अलो मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जब आप मूव करेंगे तो ये पूरी डायरेक्शन में आप ऐसे हाथ मूव कर सकते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायग्राम आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये सब आते हैं। ये हिप बोन हो गई नीचे वाली अपनी, ये थिक बोन, और ये वॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर भी। अब हम बात करते हैं हिंदी में। कंदुक खल्लिका संधि। कागज की एक पत्ती को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है, आप कागज के बेलन में छेद गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? ऐसे जो है, जो आपको देखना है कि ये बेलन भी घूम रहा है या फिर गेंद अकेली इसमें घूम रही है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद है इसका सिरा। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। और क्या आप इन गतिविधियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई उदाहरण खोज सकते हैं? एक ये जो उदाहरण दिया हुआ है एग्जाम्पल कंदुक खल्लिका संधि का, ये हमारे पैर की अस्थि का हो गया, जांघ की अस्थि। हिंदी इंग्लिश में बात करें, पिवोटल जॉइंट इंग्लिश में द जॉइंट वेयर द नेक जॉइन द हेड, मतलब ये जो गले पर जो यहाँ पे जुड़ी हुई है इसे कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। इट अलोस अस टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न अवर हेड राइट एंड लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट आगे पीछे करने में गर्दन को मदद करता है। ट्राई दीज मूवमेंट, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल, मतलब जब हम देखेंगे इट्स अ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन पाइवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, मतलब इसमें हम बस आगे पीछे साइड में कर सकते हैं। इसमें या तो ऐसे देख सकते हैं या तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हाथ के जॉइंट में क्या है, हम चारों तरफ ऐसे घुमा पा रहे हैं, आगे पीछे, और इसमें भी आगे और पीछे। हिंदी में बात करें तो धुराग्र संधि, गर्दन तक सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि पूर्णतः रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थियां एक छल्ले में घूमी रहती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है अब आगे बात करते हैं हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व हिंज ऑफ डोर्स केयरफुली, दे ऑल्सो अलो द मूवमेंट एंड फोर्थ, मतलब आपको जब दरवाज़ा खोलेंगे लगाएंगे तब आप देखेंगे वहाँ बीच में जो कब्जे रहते हैं ना, कब्जे बोलते हैं, तब आप देखेंगे कि वो बस एक तरफ खुल रहा है और बंद हो रहा है, एक तरफ खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये सब हमें आगे देखना है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलोड बाय हिंज। मेक अ सिलेंडर विद द कार्डबोर्ड, और एक हमें ऐसा कार्डबोर्ड से लेना है, एंड थिक चार्ट पेपर एज शोन इन द फिगर 8.5, ये इसमें दिया हुआ है। एंड अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। Make a hollow half cylinder from a cardboard such that
the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allow movement like hinge. और एक हमें यहाँ पे ये पेंसिल लगा लेना है जो आगे से ऐसे पीछे हो जाए. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in the activity 1. और ये हम एल्बो जो यहाँ पे नी का जॉइंट दिया हुआ है, पैर के घुटने का ऊपर की हड्डी हो गई या नीचे का, इसमें बताया है हिंज जॉइंट जो है, और हमारे नी में हो गए, और उसके बाद हमारे एल्बो में भी यही जॉइंट पाया जाता है. But it is illustrated as the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint and allow only a back and forth movement. Can you think the example such joint? और हमें देखना है कि ये बस सिंगल डायरेक्शन में, या तो आगे तरफ और जो पैर को हम नीचे तरफ मोड़ सकते हैं. हिंज संधि. घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए. इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए. यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है. आइए कब्जों की गति के प्रकार को देखें. एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन लीजिए और जैसा चित्र में दिया हुआ है, चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए. गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको एक प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके. आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करेगा. ऐसे आप देखेंगे एक पाइप चाहे ले सकते हैं, एक उसमें पेंसिल लगा देंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो पेंसिल है ये कब्जे एक तरफ का मूवमेंट करेगी, इधर से इधर. एक हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है. कोहनी में हिंज या फिर कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में हो सकती है. मतलब जो हिंज जॉइंट है वो बस आगे या फिर पीछे तरफ मूव कर सकता है. फिक्स्ड जॉइंट मतलब नाम से ही बता रहे हैं कि ऐसा जॉइंट जो फिक्स रहते हैं, मूव बिल्कुल नहीं होते हैं. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड, मतलब हमारे शरीर में भी, जो हमारे हेड में भी कुछ ऐसी हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं जो फिक्स हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी डिस्कस सो फार. द बोन्स कैन नॉट मूव एंड दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट. मतलब ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं. यदि हम एग्जांपल लें हमारे हेड का, हमारे शरीर में, हमारे शरीर जो हेड है इसमें भी बहुत सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं लेकिन मूव नहीं करती हैं. इस जॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट. व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब हम मुंह खोलेंगे ज़्यादा लंबा, यू कैन मूव योर लोअर जॉ बट योर फ्रॉम योर हेड. मतलब हम बस ये नीचे का जबड़ा मूव कर सकते हैं, ऊपर का नहीं. ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, और आप कोशिश करो ऊपर का मूव करने का नहीं होता है. दीज देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, और इसे भी हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं. वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमने डिस्कस किए हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ऐसे जॉइंट्स को. What gives the different part of the body their different shapes, और इनके अलग अलग शेप्स किस प्रकार से होते हैं वो हमें बात करना है. If you wanted to make a doll, what will you make first? यदि आप डॉल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure. Isn't it?
ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें शेप देता है, ये हमें स्केलेटन दिया। अब इसे बताते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब जन्म होता है तब 305 हड्डियां होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद द एज। उसके बाद जो स्केलेटन में या फिर अस्थि पिंजर में जो हड्डियां हैं उनकी संख्या कम होती जाती है एज के हिसाब से। इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। कई बार और क्या होता है, जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये हड्डियां कमती जाती हैं और जॉइन मतलब एक साथ जॉइन हो जाती हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब हमारे शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं। ये आप इम्पोर्टेंट में नोट कर सकते हैं। द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन, और ये पूरे उस फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन, हिंदी में अस्थि पिंजर। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। हम कैसे बताएंगे ये ह्यूमन का शेप है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स ऑफ आवर बॉडी, और हम बोन्स को कैसे जानते हैं। अब आपने देखा होगा कभी आपके शरीर में कुछ फ्रैक्चर हो जाते हैं तब हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तब वो नहीं कहते हैं कि एक्सरे करवा के लाओ। एक्सरेस क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को बता देते हैं कि कहाँ से फ्रैक्चर है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन अवर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम। वन वे वी कुड बेटर शेप बेटर वुड बी लुक एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन, और हम एक्सरे के द्वारा पता कर सकते हैं। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली ever have an x-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these x-ray images to find about any possible injuries that might have happened to the bone. The x-ray shows the shape of bone in our body. जो x-ray है वो हमारी बॉडी में बोन्स के शेप्स को बताते हैं। फील द बोन इन योर फोर आर्म्स, अपर आर्म्स, लोअर लेग्स, और हम सभी अपने शरीर की हड्डियों को आप महसूस करके देख सकते हैं। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद एक्सरे इमेज। अब ये एंकल इमेज दी हुई है और एक नी जॉइंट दिया हुआ है यहाँ का, आप इसको चाहें देख सकते हैं अपने छू करके कि सही है या नहीं है। Bend your finger. Are you able to bend them at joints? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? Is your wrist flexible? It is made up of several bones and called carpals. ये जो सब रहते हैं इन्हें जो हमारी जो ये हड्डियां हैं ये सभी मिलके बनी रहती हैं स्मॉल रिस्ट की, यहाँ अंदर इनको बोलते हैं कार्पल्सेस। What will happen if only it has only one bone? यदि सोचो यदि एक ही होता तो क्या होता, वो मूव नहीं कर पाता सही से। ठीक है, हम हिंदी में बात करते हैं। आंचल संधि। हमारे सिर की अस्थियां के बीच की कुछ कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हम अपने तक की है। ये अस्थियां उन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि भी कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने की प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि रहती है, और जो ऊपर का जबड़ा हो गया और नीचे का, इसके बीच में जो रहती है उसे हम अचल संधि कहते हैं। क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती, इसलिए इन्हें अचल संधि कहते हैं। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, और हमारे जो हेड है, हमारा जो मतलब जो दिमाग जिससे कवर है, इसमें भी
फिक्स्ड वाली मतलब जो मूव नहीं कर सकती हैं, वो भी अचल संधियां हैं। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। जो ढांचा है ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब कंकाल कहते हैं और अस्थि पिंजर भी कहा जाता है। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव की आकृति है कंकाल? हम शरीर को विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। एक्सरे से हम सबके बारे में पता कर सकते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? मतलब कभी उसमें आपने देखा होगा आपके फैमिली में जिसको भी एक्सरे हुआ है, उसमें अंदर हड्डियों के बारे में आप पता कर सकते हैं। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे से चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। एक्सरे से चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और हम चाहें तो अपनी हड्डियों को थोड़ा बहुत तो ऐसे काउंट करके गिन सकते हैं कि कितनी हड्डियां हैं। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उनके प्रत्येक संधि स्थल का मोड़ सकते हैं? मतलब आप हर एक जगह, यहाँ तो मोड़ लिया, इतना मोड़ सकते हैं, ये इतना एक ही तरफ मुड़ जाती है। आपकी माध्यमा से कितनी अस्थियां हैं? आपकी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करते हुए अनुभव कीजिए। हम जैसे यदि आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फेलेंजेस। और हम आगे बात करते हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? मतलब ये जो है ये लचीली है। यह उनकी छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यहाँ पर भी छोटी छोटी जो है हड्डियाँ यहाँ पर रहती हैं जिन्हें हम कार्पल्सेस कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता है? यदि हमें एक रहते हैं तो इसमें क्या कर पाते हैं? ये मूव नहीं हो पाती। यहाँ जो अंदर रहती हैं इसको बोलते हैं कार्पल्सेस। Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bone and the backbone while gently pressing the middle and chest. अब हमें गहरी सांस लेना है और थोड़ी देर रोकना है। उसके बाद feel your chest bone and backbone by gently pressing the middle of chest, और हमें यहाँ बीच में दबा के देखना है। एंड काउंट मैनी रिप्स, और हमें रिप्स के बारे में बात करना है, कितनी यहाँ पर हड्डियाँ हैं। ऐसे तो हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे बट फिर भी देख सकते हैं। ऑब्जर्व 8.10 केयरफुली, और हम देखेंगे ये जो यहाँ पे दिख रहा है हड्डियाँ, ये आप देख सकते हैं, इसको फील भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गहरी सांस लेना है और फिर आप यहाँ साइड से काउंट करके देख सकते हैं। Carefully and compare with what you feel of chest bone. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called rib cage. और ये जो joints हैं ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से एक ऐसा पूरा जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. चेस्ट के एक साइड में
12 हड्डियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Some important internal parts of our body lie protect inside this cage। और हम जो भी देखते हैं बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, आगे हम देखेंगे बड़ी क्लास में। Ask your friend to touch their toe without bending their knees, starting the neck from mouth, your finger towards on the back of your friend, what you feel a backbone। मतलब हम पीछे से यहाँ से जो देखेंगे, यहाँ से पीछे तक नीचे तक जो रहता है इसे हम बोलते हैं बैकबोन। इसके सहारे हमारा जो बैलेंस पूरा बना हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। और ये जो छोटी 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 जो हड्डियाँ जो ऐसी बनी हुई हैं इन सभी को बोलते हैं वर्टिब्री। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। और ये टोटल कितनी रहती हैं? 33। हमारे चेस्ट में रहती हैं 12, एक साइड में 12, एक साइड में 12, और इसमें कितनी रहती हैं? 33। The ribs cage is joined to these bones, and if backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? और यदि आप सोचिए कि यदि हमारी एक ही हड्डी रहती है पूरी, तो क्या हम ऐसे मुड़ पाते? नहीं, हम ऐसे मूव नहीं कर पाते। Make your friend stand with both hands, press to the ball and ask to push the ball. Do you notice that two bones on the back are prominent where the shoulder are? They are called shoulder bone। और जब हम ऐसे करके प्रेस करेंगे तो पीछे देखेंगे, जो पीछे है बैक में, वो हमारे शोल्डर वाली हड्डियां हैं। पीछे तरफ में आप फील करके ऐसे देख सकते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड इज पेल्विक बोन। ये हमें जो आगे दिया हुआ है नीचे, ये इसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन इट। मतलब जो हम जब बैठ के जिसके सहारे ये सब, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पेल्विस बोन। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। जो हमारा ये हेड है ये बहुत सारी हड्डियों से जुड़ के बना हुआ है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन। जो हमारा बॉडी का मेन पार्ट ब्रेन को कहा जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। देयर आर some additional part of our skeleton that are not hard as bone and which can be bent, these are called cartilage। और जो हड्डियों के जैसे हार्ड तो नहीं रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और मुड़ जाते हैं, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर, डू यू फाउंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। हम जब कान को बेंट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको कोई भी ऐसी मतलब कड़ी हड्डियां नहीं मिलेगी, हम आराम से बेंड कर सकते हैं। देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स हेयर, इजंट इट? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब्स एंड पोर्शन एबव। मतलब हम जो ऊपर की पार्ट है उसमें और यहाँ नीचे के पार्ट में फर्क देखते हैं। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट। यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देयर इज नॉट एज सॉफ्ट एज ईयर्स लोब्स एंड हार्ड एज बोन। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी। वी हैव सीन आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम। ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन ऑफ योर बॉडी। आप इसको चाहें तो बॉडी में जो है पार्ट्स हैं उनको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। और मानते हैं जो कान की जो हड्डियां हैं यहाँ, मतलब जो ये हड्डियां नहीं, यहाँ पर जो यहाँ का भाग है ये इतनी एकदम बेंड कर सकते हैं, इतनी नाजुक हैं, यहाँ का हिस्सा अलग अलग है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी, about joints that help us move in different ways,
What makes the bone move the way they do? Let us find out. और हमें आगे बात करना है कि आखिर मूवमेंट हम कैसे करते हैं। अब हम हिंदी में आगे बात कर लेते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए, जिसकी पसलियों को आप गिन सकते हैं। मतलब ऐसे सांस लेना है और देखना है, यहाँ पर आपको गिनना है और इसको ध्यान से देखना है चित्र को कि वक्ष की अस्थियों की तुलना उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक वक्ष की संरचना करती हैं। इसको हम पसली पिंजर कहते हैं। ये हुआ पसली पिंजर। एक शंकुरूपी वक्ष को पसली पिंजर कहते हैं और इस वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। एक तरफ 12, एक तरफ 12 और जिसमें बहुत सारे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मुड़े झुककर अपने पांव को अंगुलियों को छूने को कहिए। क्या यह है? चिकनी, समतल और अथवा अखंड है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र को गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की संरचना को हम मेरुदंड कहते हैं। ये जो उसमें दिया हुआ है, नेक से आपका यहाँ पर चेहरा हो गया, वहाँ से नीचे तक का भाग मेरुदंड कहलाता है। इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ ये सभी ज्वाइंट रहती हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना रहता है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ रहता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या अपना मित्र एक प्रकार नीचे झुक सकता था? यदि एक ही हड्डी से बना हुआ था लंबी, तो हम आराम से ऐसे बेंड नहीं हो पाते। अपने मित्र को खड़े होकर हाथ से दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उसके कहिए कि वह अपने हाथों को दीवार पर धक्का लगाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके उस कंधे के समय भी 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देगी। इन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये जो पीछे आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर बैक में आप ऐसे करेंगे तो आपको इनका अनुभव हो जाएगा। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा जिसके सहारे आप बैठते हैं। यहाँ पे जो हड्डियाँ दी हुई हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के कुछ एक दूसरे से जुड़ते बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। जो खोपड़ी हो गई हमारी, ये सबसे मेन जो भाग हो गया, हमारे ब्रेन को यहाँ पे संभाल के रखते हैं। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियां के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कमजोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थित कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाव अनुभव जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है। इसमें कोई अस्थि नहीं है। यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं, कान को हमें मोड़ के देखना है और नीचे भी देखना है। और आप इस चैप्टर में जो कुछ कर रहे हैं तो आपको ऐसा करके देखना है, तभी आप अच्छे से और जान सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या मूवमेंट होते हैं और हमारे शरीर के बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारा कर्णपाली मतलब नीचे वाला भाग, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है और शरीर में भी ये उपास्थि पाई जाती है। हिंदी में, इंग्लिश में कार्टिलेज। हमने देखा कि मानव शरीर कंकाल अनेक अस्थियों, संधियां, उपस्थियों से मिलकर बना हुआ है।
आप उसमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं। हमने अपनी शरीर की उन अस्थियों और उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति हमने करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियां को उनकी प्रकार की गति करके योग कौन बनाता है, आइए हम इसका और आगे अब हमें पता करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, एक हाथ से ऐसे मुट्ठी बनाना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विथ योर थंब। 8.7 से बताया है, इसको ऐसे बेंड करना है और टच करना है। सो हम देखते हैं। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म, डज इट with your other hand, do you observe a swollen region of upper। जब हम देखते हैं तो ये ऊपर का जो हिस्सा अभी प्लेन है, अभी ऊपर का हिस्सा फूल गया है। तो हम देखते हैं दिस इज अ मसल्स, ये क्यों किस कारण से फूलती है, मसल के कारण यहाँ पे जो रहती है। दिस मसल्स वर्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, और ये मतलब स्मॉल हो जाती है और सिकुड़ यहाँ पे हो जा इकट्ठी हो जाती, कॉन्ट्रैक्शन होता है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, व्हाट हैपेंस टू द मसल्स, इट इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन मसल्स इन योर लेग। और आप लेग में भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड the muscles became shorter, stiffer, thicker, it pulls the bone। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो शॉर्ट हो जाती है मसल्स और वहाँ पे जम जाती है, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, मतलब जमती नहीं है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ना जिससे बोले। मसल वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो है वो पेयर्स में काम करती हैं। When one of them contracts, the bone is pulled in the direction the other muscle of the pair relax to move the bone in the position direction। The relaxed muscles contract to pull the bone towards the origin position while first is relaxed। A muscle can only pull, it cannot push, thus two muscles have to work together to move a bone। और हड्डी को जो है उसमें करवाने के लिए ये मसल्स दोनों एक साथ काम करते हैं। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर अ मूवमेंट, और क्या है, मसल्स जो हैं वो बोन्स का मूवमेंट हमेशा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो हम बात करेंगे। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव्स, डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और आ स्नेल, लेट अस स्टडी अ मैनर। और हम जैसे अर्थवर्म के बारे में देखते हैं, मतलब जो केचुआ रहता है, क्या उसमें कोई हड्डियां रहती हैं, ये सब हम आगे बात करेंगे। हिंदी में बात करें तो अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू से कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, ऐसे हमें छूना है। क्या आप अपनी ऊपर के भुजा में कुछ परिवर्तन यहाँ पर आप जो है चेंजेस देखेंगे, यहाँ पर इस वाले भाग में। दूसरे हाथ से इसे छूने कर देखेंगे, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने और संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्यता स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, क्या है अभी भी संकुचित अवस्था में है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर अथवा मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि
उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी को शिथिल अवस्था में ला जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में, जब हम हाथ को ऐसे मूव करते हैं और ऐसे लाते हैं, तब ये जो है मसल्स जो हैं ये काम करती है। एक सिकुड़ जाती है, फिर उसके बाद जब ऐसे करते हैं तो वो दोनों आपस उस अपनी स्थिति में आ जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त कार्य रूप से कार्य करना होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ की जो मसल्स हैं वो काम कर रही हैं, जिससे ये अब हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए और घोंघे में क्या होता है? आइए हमें कुछ और जंतुओं के बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं गेट ऑफ एनिमल्स, और हिंदी में बात करें तो जंतुओं की चाल। तो अर्थवर्म से हम बात करेंगे केंचुए से कि अर्थवर्म की चाल कैसी रहती है। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। हमें गार्डन में देखना है कि जो अर्थवर्म है वो कैसे मूव हो रहा है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और आप चाहें तो उसको एक फिल्टर पेपर पे रख के उसकी मूवमेंट देख सकते हैं। Then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement. Now is it different from that on paper? मतलब पहले चाहे तो आप पेपर पे रख सकते हैं, फिर मूवमेंट देखिए। और एक स्लिपरी मतलब एक थोड़ा सा जो सिल्प ऐसा बिल्कुल चिकना हुआ सरफेस, उस पर आपको उसको रख के देखना है और मूवमेंट देखना है। दोनों में ऑब्जर्व करना है कि उसकी मूवमेंट कैसी होती है। In which of above two surface do you found that the earthworm is able to move easily? और आपको देखना है कि कौन से वाले सरफेस में वो मूवमेंट कर सकता है easily. The body of earthworm is made up of many rings joined end to end. और जो उसकी बॉडी है आपने देखी होगी, वो हर एक एंड पे रिंग से ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ऐसे बहुत सारे ऐसे। An earthworm does not have बोन्स, और अर्थवर्म में कोई सी भी हड्डियां नहीं होती हैं। इट हैज अ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। और उस आपने देखा होगा केंचुआ कैसे चलता है, वो अपनी बॉडी को सिकोड़ता है और फिर आगे फैलाता है, फिर सिकोड़ता है, फिर आगे ऐसे। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आगे की पार्ट को बढ़ाता है। कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड। इफ देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर फॉरवर्ड, दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। रिपीटिंग सच मसल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। Its body secretes a slimy substance that helps in the movement. उसकी बॉडी एक स्लिमी सब्सटेंस जो निकालती है, वो उसकी बॉडी और उसको मूवमेंट करने में मदद करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? और वो बॉडी मतलब ग्राउंड में कैसे रहता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके शरीर के निचले हिस्से में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो उसको मदद करते हैं। The bristles are connected with muscles and the bristles helps to get good grip on the floor. और वो ग्रिप बनाने में उसकी मदद करते हैं जो नीचे उसके सतह में रहते हैं। The earthworm actually eats its way through the soil. मतलब जहाँ से वो निकल जाता है ना मिट्टी में, वहाँ से वो खाता जाता है। और its body then throws away the undigested part of the material दैट्स इट ईट। मतलब जो मिट्टी वो खाता है उससे जो उसका अनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है, मतलब बिना पचा हुआ खाना, वो उससे बाहर निकालते जाता है। दिस एक्टिविटी ऑफ द अर्थवर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट।
और जो वो मिट्टी निकालता है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है पौधों के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो अर्थवर्म है वो फार्मर फ्रेंडली रहते हैं, मतलब फार्मर्स के बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हिंदी में हम बात करते हैं जंतुओं की चाल, केंचुआ, इसके बारे में बात करना है। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए, इसे पकड़कर या फिल्टर पेपर पर रखिए, इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पत्ती या टुकड़े पर, टाइल्स पर अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर कछुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतह में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? और आपको देखना है कि आसानी से किस में वो चल पा रहा है। केंचुओं का शरीर एक हिस्से से दूसरे हिस्से से सटा कर रखे हुए अनेक छल्लों से बना हुआ होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, मतलब हड्डियां नहीं होती हैं, परंतु उसमें पेशियां होती हैं जो शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ लेता है और अग्र भाग को फैलाता है, मतलब पीछे वाले भाग को वो पकड़ लेता है और आगे फैलाता है, फिर उसके बाद इसको छोड़ता है, फिर आगे फैलाता है, और इसके बाद वो अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रकार को बार बार दोहराता है और वह मिट्टी आगे बढ़ जाता है, और ऐसे ही करके वो आगे बढ़ता जाता है मिट्टी के अंदर। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में मदद करते हैं, और शरीर में लिक्विड जो रहते हैं स्किनी, वो इसके शरीर में मदद करते हैं चलने में। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है, मतलब उस शरीर को कैसे उसमें रखे रहता है, हम बात करेंगे। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक होते हैं, ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं, ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने शरीर में आने वाली मिट्टी को खाता है, जो मिट्टी में रहता है वो मिट्टी को वो खा लेता है, उसके बाद जो उसमें बिना पचा हुआ खाना वो बाहर निकाल देता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधा फायदा होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केंचुओं को भी वहाँ पे मिट्टी में रखते हैं जिससे फसल बहुत अच्छी हो। नाउ हम आगे बढ़ते हैं स्नेल्स में। घोंघा, ये आपने देखा होगा बरसात के मौसम में ज़्यादातर निकल आते हैं। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट। उसके ऊपर जो ये राउंड स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, दिस इज कॉल्ड द शेल। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, मगर ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज a single unit and does not help to move from place to place. It has to drag along the place. Place the snail on the grass plate and watch it. When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. मतलब उसका नीचे से आप कांच पे ऐसे रख देना है, फिर उसका मूवमेंट ऐसे देखना है। Place the snail on the glass plate and watch it. When they start moving, carefully lift the glass plate along with snail over your head. Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot made of strong muscle. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen is the movement of a snail slow or fast as compared to earthworm. आपको देखना है कि अर्थवर्म और इसका मूवमेंट और ज़्यादा स्लो रहता है और बिल्कुल आराम आराम से ये मूव करता है, आप कभी देख सकते हैं, और ये पीछे एक लिक्विड भी छोड़ते जाते हैं। अब हम कॉकरोच की बात करते हैं। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, यहाँ पे आपने कॉकरोच तो देखा ही होगा।
कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई, आपने देखा होगा वो उड़ता भी है और इधर से उधर भागता भी है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उनको चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स joined together and that is permits movements. There are 2 parts of wing attached to the body behind head. The cockroach have distinct muscle and those near the leg move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. और इसमें जब इसके जो हैं जो लेग्स दिए रहते हैं वो सब हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट करने के लिए, और उसके विंग्स भी रहते हैं जो उस बॉडी से अटैच रहते हैं हेड से, वो उसको उड़ने के लिए मदद करते हैं। और आप जब बड़ी क्लास में चले जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि इसके 2 पार्ट रहते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि जो कॉकरोच जब भी यदि कुछ देखता है तो वो ऐसे भागने क्यों लगता है। आप सबके लिए सवाल है, आप सर्च करके बता सकते हैं कमेंट में ज़रूर कि जब भी कुछ देखता है आप पास में देखेंगे तो ऐसे भागने इधर उधर कैसे भागने क्यों लगता है, फिर इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। अब बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, वॉक ऑन द ग्राउंड, मतलब उड़ते हैं और जमीन पे भी चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड swans आल्सो swim इन द वाटर, और कुछ पानी में तैरते भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी जो है फ्लाइंग के लिए बनी हुई रहती है, इस कारण से वो उड़ सकते हैं। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, और क्या है उनकी जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा वैसी भारी नहीं रहती हैं और हल्की रहती हैं, इसलिए वो उड़ने में भी मदद हो जाती है। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो 4 लिम्स हैं उसके वो विंग्स पंखों के रूप में बने हुए रहते हैं, जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ये यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, ये विंग्स के रूप में है यहाँ पर। द शोल्डर बोन आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। ये यहाँ पर ये जो मसल्स दी हुई हैं ये उसको अप एंड डाउन करने में बहुत मदद करती हैं। शोल्डर वाली मसल्स ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहती हैं, जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। फिश की हम बात करें, मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ 1 नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और उसको थोड़ा सा पुश करना है। ये कैसे बना लेना है आप। डिड इट गो इनटू द वाटर इजली, नाउ होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम रोड एंड आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट। अब ऐसे हमको मूव करना है 2 अलग अलग डायरेक्शन में, कैसे मूव हो रही है या नहीं। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? और हम देखते हैं मछली की तरह भी ऐसे इसका शेप रहता है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body taper up at both ends. This body shape is called streamline. ये जो मछली का शेप रहता है इसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो, इसलिए शेप रहता है जिससे ये आगे बढ़ते जाए और पानी यहाँ से निकलता जाए। फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलो द फिश टू मूव इन द वाटर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग। द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व to one side and the tail part swing towards the opposite side. The fish forms a curve as shown, then quickly the body and tail curves to the other side. This makes jerk pushes in the forward. The series of such jerks fish swim, और फिश कैसे मदद करती है, जो उनकी फिश की जो टेल रहती है वो उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप ऐसे देख सकते हैं इसमें मूवमेंट दिखाई हुआ दे रहा है।
Fish also have other fins on their body which helps to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fins? और इसके जो पंखे रहते हैं ये साइड में, ये भी उनको मदद करने हैं आगे बढ़ने में। अब हिंदी में हम बात करते हैं घोंगा। किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। बाई चांस यदि आपको मिल जाता है तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। बाकी ठंडी मतलब बरसात के ताने में आराम से मिल जाता है। इनकी पीठ पर एक गोल संरचना देखिए, इसे हम कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। और बाई चांस यदि आपने कभी देखा होगा टूटा हुआ, उसमें देखिए आप कि उसमें कोई भी हड्डियां नहीं रहती हैं। यह कवच एकल एकक होता है। यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टियां पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच को पट्टियों को अपने हाथ के सिरों से ऊपर उठाकर नीचे से ऐसे वो आपको ऊपर देखना है कि उसमें वो कैसे चल रहा है। कवच का छेद खुलने पर आपने उसमें एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। आप सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर सा झुकाइए और पैर का लहरदार गति दिखाई देती है। यह घोंगा की गति केंचुओं की गति से तीव्र या धीमी। आपने देखा होगा कि उसकी गति बहुत स्लो रहती है, जो कि केंचुए से बहुत ज़्यादा स्लो रहता है और धीमी रहती है। आप ये चाहें तो अपने आसपास भी देख सकते हैं, इसमें आसानी से आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं तिलचट्टा, इंग्लिश में कहते हैं कॉकरोच। किसी कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर भी चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है, मतलब तीनों जगह पे वो चल जाता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब एक इसमें 3 जो हैं 3 जोड़ी पैर, मतलब 2 आगे 2 ऐसे 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। मतलब ऐसे जो बनी हुई रहती हैं, इसके कारण ये आगे गति कर पाता है। वक्ष से 2 जोड़े पंखा भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति को आगे देती हैं। और इधर आगे जो है उसमें उसके साथ पंख भी जुड़े रहते हैं जो उसको उड़ने में सहायता करते हैं। और आप कभी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कॉकरोच इधर उधर घूमता है। पक्षियों की हम आगे बात करें। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि में चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते ही, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, इस कारण से वो हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र पैर की जो अस्थियां हैं वो रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। तो आगे वाली जो है जैसे हमारे हाथ हो गए तो ऐसे उनके जो है वो पंखों के रूप में बन जाते हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखती हैं, विशेष रूप से उपरांधित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। जो उनका शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसके कारण ही वो हवा में से उड़ पाते हैं। मछली की हम बात करें। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी में इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर हो और धीरे से उसे धक्का दे देना है। फिर यह जल की आगे की तेजी से जाती है कि नहीं, ये आपको पता करना है। और ऐसे करना है और साइड से धक्का देना है, आपको दोनों चेक करना है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर एक प्रकार धक्का दीजिए। वह चौड़ी ओर
से जल में जाए, क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से जाती है। अब आपको चेक करना है कि वो किस तरह, इस वाले में जल्दी जा रही है या इस वाले में जल्दी, इस वाले में, क्योंकि ये आगे पानी से काटती हुई जाएगी तो आगे बढ़ती हुई जाएगी। यदि आप ऐसे जाएंगे आगे तो पानी आगे बढ़ता जाएगा, नुकीला हिस्सा है, और आप ऐसे करेंगे तो जो वाटर का फोर्स है वो लगेगा, इस कारण से वो मूव नहीं कर पाएगा। इस प्रकार नाव जल में सरलता से चली जा सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृतियां काफी सीमा तक मछली जैसी हैं। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर को ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। ये जो पूरे शरीर इसका बना हुआ है इसको हम धारा रेखीय शरीर कहते हैं। अलग अलग और प्रजातियां मछली की वो हम आगे अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है, मछली आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पे जब ये मुड़ती हैं, जब ऐसे ऐसे होती हैं तो आगे जैसे झटका लगता है और आगे ऐसे बहुत सारे करके वो ऐसे तैरते रहती हैं। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में भी उसकी मदद सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर भी और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं तथा दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की सहायता से भी पहनते हैं, जिससे जल में तैरने में उसकी मदद करते हैं। कभी आपने देखा होगा वो डाइवर्स जो रहते हैं वो अपने पैरों में भी ऐसे पहनते हैं, जिससे उनकी आसानी होती है आगे तैरने में। हाउ डू स्नेक्स मूव्स, और हम आगे बात करेंगे सांपों के बारे में, वो कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, मतलब किसी सांप को रेंगते हुए देखा है क्या आपने। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो आपने कभी सांप को देखा है क्या, कभी वो ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब ऐसे बताऊं तो ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखा है, नहीं देखा है तो। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी जो है, जो हमारी बैकबोन है वो इतनी सी थी, तो उसकी बैकबोन बहुत लंबी है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स रहती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। मसल्स आल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, और जो है मसल्स वो रिब्स और स्किन को भी जोड़े हुए रहती हैं। द स्नेक्स body curves into many loops. Each loop of the snake give it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops, each loop gives it its push. The snake move forward with fast not and straighten. और जब जो ऐसे ऐसे मूव करता है तो उसकी बॉडी जो है वो जब लूप बनाता है तो आगे प्रेशर में उसको भेजता है, तो पूरे हिस्से को वो इस कारण से वो आगे आगे बढ़ता जाता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। Paheli and Bozo have many questions and they are shared about the different movement in animals. So must you having many unanswered question buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher एक अरिस्टोटल है, जिन्होंने जिनको जनक भी माना जाता है, एंड हिज बुक जेंट ऑफ एनिमल्स, जेंट नहीं सॉरी गेट ऑफ एनिमल्स, ask himself these questions. Why do different animals have the body parts and they do have, and how do these body parts help animal to move weight they do. What are similarities and differences in these body parts different animal. How many
बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फार्म। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनिमल्स के बारे में पूछे गए हैं, आप भी चाहें तो और सर्च कर सकते हैं इस सब के बारे में। Why 2 legs of humans and 4 for cows। और उसमें पूछ रहे हैं कि जो ह्यूमंस में है वो 2 लेग क्यों रहते हैं और काव और बफेलो में 4 लेग्स क्यों होते हैं। Many animals seems to be having an even number of legs। Why is the bending of our legs different from our arms। मतलब हमारे legs की bending और arms की क्यों है। So many questions in chapter we have looked। सो हम इन सब के आंसर और आगे देखेंगे। अब योगा की इसमें बात करते हैं। योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट फॉर द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। मतलब हमारे देश में बहुत पहले से चलता आ रहा है। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। और 21 जून को योगा दिवस हम मनाते हैं। ये अभी आया था, आप सभी ने मनाया होगा। नाउ हम हिंदी में बात करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है। क्या यह सीधा चलता है, इसे पूछ रहे हैं, या तो सीधा चलता है या फिर फिसलते हुए चलता है, आपको बताना है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। कभी भी ज़्यादातर पास, मतलब दूर से देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, पास में नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग विषैले रहते हैं सांप। और अलग अलग प्रजाति के बारे में कुछ बताएंगे आगे आगे आप पढ़ेंगे क्लासेस में। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण से सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, परंतु सरलता रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न प्रकार की, और इसके मस्तिष्क में बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे विभिन्न जंतुओं के शरीर के भाग में। और इनमें जो बहुत सारे प्रश्न जो यहाँ पर पूछे हुए हैं वो आप भी चाहें तो पूछ सकते हैं कि मानव के पैर 2 पैर क्यों होते हैं, गाय भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, बहुत से जंतु संपादी होते हैं, मतलब बहुत सारे पैर होते हैं, और हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है। और हम अलग बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ भी आ रहे होंगे एनिमल से जुड़े हुए, वो हम डिस्कस करना है। सो हम योगा की बात कर रहे थे। योगा 21 जून एज इंटरनेशनल डे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, पर्सन को हेल्दी रखता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, बैकबोन को सही करता है। एनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लॉट, मतलब बेंड नहीं होने देता है, आराम से आप रह सकते हैं स्ट्रेट। And many postures in yoga require you to lift your own weight, which helps in making the bones strong and helps ward off osteoporosis। मतलब जो एक बीमारी रहती है वो नहीं होने देते हैं। योगा में क्या रहता है, आप अपने वजन को भी उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो अपनी हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन, और जो हमें जॉइंट्स में कई बार दर्द होने लगते हैं वो सब इनसे मुक्त करता है। विच इज मोस्टली ऑब्वियस इन एल्डरली पीपल, जो बुढ़ापे में होने लगता है वो योगा से ठीक हो सकता है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप देम एक्टिव, और हमारी जो बॉडी की सभी मसल्स है, इसलिए कहते हैं सुबह हमें हमेशा योगा करना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर का बैलेंस है बहुत अच्छा रहेगा, हमारे शरीर के सभी पार्ट्स है वो बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक इट वर्क मोर एफिशिएंटली, मतलब हमारा हार्ट है
उसको बहुत अच्छे से काम करवाता है, जिससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती हैं। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन, और बहुत सारे ऐसे योगा के जो रहते हैं जो आपको अकेले नहीं, आपके किसी की हेल्प ले सकते हैं। और योगा को माना जाता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं ठीक हो सकती हैं, इसलिए आपको हमेशा योगा करना चाहिए। हम हिंदी में बात करते हैं। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपचार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं और झुककर नहीं। योग की सभी मुद्राएं ऐसी मुद्राएं हैं जिनमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। मतलब ये हड्डियों की एक बीमारी है जो होती है, उससे आपको बचा सकती है योग। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्गों में लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वो अधिक दक्षता में कार्य करता है। यह योग, कुछ योग आसन ऐसे भी हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में करना चाहिए, और कई इतने कठिन भी रहते हैं जो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, एक हेल्प से आप कर सकते हैं। अब हम समरी में बात करते हैं। Bones and cartilage form the skeleton of the human body. It gives the frame shape of body and helps the movement. It protects the inner organs. और bones जो cartilage है वो skeleton बनाते हैं हमारी बॉडी को, और बहुत सारे organs को एक साथ रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। The human skeleton comprise the skull, the backbone, ribs and the breastbone, shoulders and hips, hip bones and bones of hands and legs. The bones are moved by alternate contraction relaxation of 2 sets of muscle. जो हमारे मसल्स के सेट्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये मूवमेंट करते हैं। The bone joints are various kind of depending on the nature of joints and direction of movement they allow. The strong muscles and light bones work together to help the bird fly. They fly by flapping their wings. और वो पंखों की मदद लेते हैं उड़ने के लिए। Fish swims by forming loops alternating on 2 sides of the body. और जो लूप बनाती है फिश, इस कारण से वो आगे तैर पाती है। स्नेक स्लेथर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। अ लार्ज नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएटेड मसल सपोर्ट्स एट द बॉडी फॉरवर्ड, और सांप को आगे मदद करने में मदद करते हैं। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव covering forming outer skeleton. The muscles of the breast connected with the 3 pairs of legs and 2 pairs of wings helps the cockroach to walk and fly. Earthworm move by alternative extension of contraction of the body using muscles. Tiny bristles on the underside of the body help in gripping the ground. Snail moves with the help of muscular foot. हिंदी में हम बात करें, अस्थियां एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है, इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है एवं आंतरिक अंगों का सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियां से बनता है। पेशियों के जोड़े से एकांतर क्रम से सिकुड़ने में फैलने में अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृष्टि दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं और बनाते हुए भूमि पर वलय आकर गति करता है और आगे की ओर बढ़ता है, फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उसमें जुड़ी पेशियां शरीर के ओर आगे धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं कठोर आवरण से ढके होते हैं जो वहां कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुओं की में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन में होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुओं की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक करता है। घोंघा पेशियां
पैर की सहायता से चलने में चलता है। सो यहाँ पे हमने चैप्टर में देखा कि कैसे जो इंसान और जानवर मतलब ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कैसे अलग अलग प्रकार से मदद करते हैं, बोन्स और मसल्स की मदद से मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हमने कुछ जानवर्स के बारे में भी देखा और कुछ जो पानी में रहने जैसे मछली के बारे में भी देखा और सांप के बारे में अलग अलग भी देखा। और यदि इस चैप्टर से जुड़े आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसके सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों को, लाइक ज़रूर कर देना। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रयास करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।